हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। माय डियर स्टूडेंट, आज हमने आप लोगों को बता रखा है कल लास्ट वाले लेक्चर में कि जो आज का लेक्चर होने वाला है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। माय डियर, आप सभी के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसका सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो, मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर आज का होने वाला है। माय डियर, ऐसा टॉपिक हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं माय डियर, जो एक टॉपिक कितने सारे टॉपिक को अपने अंदर ले करके छुपा हुआ है। माय डियर, एक ऐसा टॉपिक हम पढ़ेंगे जो कई सारे आपके टॉपिक्स जो हैं उसको समेट के रखा हुआ है। यानी एक टॉपिक से एक ही, जैसे चाबी होती है ना, एक चाबी से कई सारे ताले खुल जाने वाली कहानी माय डियर, ऐसे ही होने वाला है। आपका एक टॉपिक कई सारे टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देने वाला है माय डियर। तो आप सभी को करना है कि ज़बरदस्त तरीके से अपना पूरा फोकस करना है, यहाँ पे वीडियो पूरी लास्ट तक देखनी है ताकि आप हर एक कॉन्सेप्ट सीख जाएं माय डियर। और मुझे आशा है कि आज का वीडियो आप देखने के बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी से कोई क्वेश्चन जो होगा ना आपसे आपके हाथ से निकल के नहीं जाने वाला है। आप सारे क्वेश्चंस कर देंगे माय डियर, और सारा कंसेप्ट अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा आप फटाफट जवाब दे देंगे माय डियर। बस आज का लेक्चर आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है माय डियर। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। आप अपने पेन कॉपी निकाल लीजिए, नोट्स बनाने के लिए तैयार रहेंगे माय डियर। हालांकि आज का जो लेक्चर है उसमें कोई ज़्यादा नोट्स बनाने वाली चीज़ें हैं नहीं, क्योंकि आज मैं जब समझाने की कोशिश करने वाला हूँ, सारा कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश करूँगा माय डियर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम लोग शुरू कर रहे हैं अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड लेक्चर है। 10 दिनों में हमें ख़त्म करना है। आज सेकंड लेक्चर आ गया है आप सभी के सामने। चलिए इससे आपके टॉपिक की शुरुआत करते हैं माय डियर। फर्स्ट टॉपिक आज के लेक्चर का क्या कहता है? करंट डेंसिटी। कल हमने माय डियर फर्स्ट लेक्चर था उसमें करंट की परिभाषा, विद्युत धारा क्या थी उसकी परिभाषा देखी थी माय डियर, और उसके बाद उसकी दिशा क्या होती है, डायरेक्शन क्या होती है, और इलेक्ट्रिक करंट कैसा क्वांटिटी होता है। ये 3 बातें हमने कल सीखा था माय डियर। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा करंट डेंसिटी। माय डियर, जहाँ पे मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट लेक्चर था उसमें हमने एनर्जी डेंसिटी पढ़ा हुआ था माय डियर, कि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है। तो वहाँ पे हम लेकर के आए थे हाफ एप्सिलॉन नॉट E² एनर्जी डेंसिटी होती है। तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि कहीं भी डेंसिटी शब्द इस्तेमाल होगा तो आपके दिमाग में बस जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं रेशियो है, 2 क्वांटिटी की रेशियो यहाँ पे आने वाली है माय डियर। वहाँ पे एनर्जी अपॉन वॉल्यूम था, यहाँ पे भी कोई कुछ आने वाला है। तो कौन सी क्वांटिटी का रेशियो यहाँ पे आएगा? तो बोला सर करंट की डेंसिटी। तो पहला तो फिक्स कर दिया कि सर एक तो करंट होगा ही होगा, दूसरा क्या होगा? एरिया। यानी करंट अपॉन एरिया क्या कहलाता है? करंट डेंसिटी कहलाता है। तो ये तो साधारण भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में हो गया, लेकिन ये है क्या एक्चुअली में हम लोग समझ लेते हैं। तो मान लिया माय डियर कि ये कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर हमने मान लिया है, ठीक। और इस कंडक्टर का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाला एरिया जो होगा इसको हम लोग अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलेंगे, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलेंगे वो कितना है? ए है। अब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर जो करंट फ्लो हो रहा है वो उसके परपेंडिकुलर, यानी अगर हम मार्कर लें तो मार्कर के करंट जो फ्लो होगा इस छोर से इस छोर की ओर करंट फ्लो होगा, तो करंट का डायरेक्शन इधर से इधर की ओर है माय डियर। करंट का डायरेक्शन यहाँ से इधर की ओर है। तो आप ध्यान से समझेंगे तो जो करंट है, ये जो सामने से आपको एरिया दिख रहा है, क्या इसके परपेंडिकुलर करंट नहीं जा रहा है? अगर ये हमारा बोर्ड होता और करंट हमारा ऐसे जा रहा है तो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो करंट का जो डायरेक्शन है, ये जो सरफेस आप मान रहे हैं, ये जो क्रॉस सेक्शन मान रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर है। यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो आपका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, करंट जो है फ्लो हो रहा है, ये करंट इधर फ्लो हो रहा है, तो इस क्रॉस सेक्शन के क्या है माय डियर? परपेंडिकुलर है। तो जो करंट क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर निकल रही है वो करंट, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? करंट डेंसिटी। जो डेंसिटी शब्द है वो हमेशा किसी न किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए लागू किया जाता है। तो हम इस क्रॉस सेक्शन पे कोई एक पॉइंट ले लेंगे, एक पॉइंट हमने सेलेक्ट कर लिया। इस पॉइंट पे अगर हमको बतानी है कि करंट की डेंसिटी कितनी है,
तो हम ये कहेंगे कि सर इस पॉइंट पर जो ये सरफेस है इसके परपेंडिकुलर, ये पॉइंट कहाँ है, बोला इस सरफेस के ऊपर है, इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर है। तो इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर जो करंट निकल रही है वो करंट, और जिस सरफेस पे, जिस क्रॉस सेक्शन पे ये पॉइंट था उस क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना है, वो करंट और एरिया का जो रेशियो होगा वो करंट डेंसिटी कहलाता है माय डियर। बस इसी बात को मैंने लैंग्वेज में लिख रखा है, द करंट फ्लोइंग, करंट फ्लो कर रहा है कहाँ, एट अ पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बात कर रहे हैं, इन द नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल डायरेक्शन लंबवत दिशा में, बोला किसके, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, यूनिट मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी हो जाए, 1 हो जाए, 1 मीटर स्क्वायर एरिया हो जाए, तो ऑफ अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर के इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। यानी कि अगर मैं इस ए की वैल्यू क्या कर दूं माय डियर, ए की वैल्यू अगर 1 कर दूं, 1 मीटर स्क्वायर यूनिट क्रॉस सेक्शन कर दूं, तो जो करंट होगा वही करंट डेंसिटी हो जाएगा। तो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी हो जाए 1 मीटर स्क्वायर, तो जो 1 मीटर स्क्वायर से जितनी करंट पास हो रही है परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर जितनी करंट पास हो रही है उसी को क्या बोल देते हैं माय डियर, करंट डेंसिटी बोल देते हैं। हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, एग्जाम की व्यू से इंपॉर्टेंट है। करंट डेंसिटी जे इजकल टू क्या होता है, आई बाई ए होता है। आई करंट है और ए एरिया है, एरिया है, इस एरिया के परपेंडिकुलर हमारा करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा होगा। तो करंट का यूनिट क्या होता है सर, एम्पियर, और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी का क्या बन गया यूनिट माय डियर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर बन गया। ये कैसा क्वांटिटी होता है, यहां लिख लेंगे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि। करंट डेंसिटी धारा घनत्व तो कैसी राशि है, सदिश राशि। तो सदिश राशि होगी तो बोला दिशा होगी, बोला हाँ दिशा तो है, किधर है माय डियर, दिशा करंट के डायरेक्शन में दिशा होती है, करंट के डायरेक्शन में दिशा होती है। यहाँ से चाहे तो हम लोग बना भी लेते हैं कि भाई जे में ए आके मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो आई इजकल टू क्या हो जाएगा, जे इंटू ए। चाहे तो हम ये ले लें, ठीक है माय डियर। चाहे तो ये लिख सकते हैं इस तरह से करंट का, चाहे तो हम तो फॉर्मूला लिखेंगे। मेन फॉर्मूला हमारा क्या है, करंट डेंसिटी का जे इजकल टू आई अपॉन ए। ये आपके ऊपर है, ये लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज हमारा काम इसी से निकल जाएगा। फटाफट हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम जो भी बच्चे हैं आप वीडियो पॉज करके लिख लेंगे माय डियर। अब जो है इसके बाद हम लोग जो असली कहानी शुरू करने वाले हैं, जो मैं कल वाले लेक्चर में आपको बोला, आज भी लेक्चर शुरू होने से माय डियर पहले बोला है कि एक ज़बरदस्त तरीके का टॉपिक होने वाला है जिसमें आपको बहुत सारे कंसेप्ट समझाऊंगा। उस टॉपिक पे अब हम लोग आते हैं सीधे सीधे। तो मुझे लगता है आप सभी लोग लिख लिए होंगे, मैं इसे मिटा दे रहा हूं माय डियर। चलिए अब बात कर लेते हैं उस टॉपिक की। अब ये जो टॉपिक माय डियर मैं पढ़ाने वाला हूं, इसमें जो है कोई लिखाने वाला काम मैं नहीं करूंगा, आपको बस करना है, आप पेन कॉपी हाथ रख दीजिए नीचे और बस वीडियो देख के कॉन्सेप्ट को सीखिए। मैं केवल वीडियो देख के आपको समझना है, सारी बातें माय डियर आपको एकदम समझनी है। आज जो भी मैं आप समझाऊंगा आपको सारी बातें, एक एक बातें समझनी है, और इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा आने वाले लेक्चर्स में वो सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। उसके नोट्स मैं लिखाऊंगा आपको, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जस्ट अभी जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसको आपको समझना है, बहुत अच्छे से समझना है माय डियर। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर, किसी चालक में विद्युत धारा या किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, आप जो कह लीजिए माय डियर। ठीक, यही वो टॉपिक है जिसकी चर्चा मैं कल से लेकर के अभी तक लगातार करता आ रहा हूं कि किसी कंडक्टर में, किसी चालक में करंट कैसे फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे बह रहा होता है माय डियर। इसी की चर्चा हम लोग को करनी है माय डियर। तो चलिए समझते। सबसे पहले बताओ कंडक्टर है तो एक कंडक्टर बना लेते हैं। पहले बोला सर बना दीजिए, ये रहा मेरा कंडक्टर, ठीक है। एक वायर है जिसके थोड़ा सा मोटा वायर बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई कंडक्टर बॉडी है।
अब ये सब बताने से पहले थोड़ा सा हम आते हैं, शुरुआत करते हैं यहां से, एटम से शुरुआत करते हैं माय डियर। एक बार मैं आपको सभी को ये चीज बता चुका हूं, फिर वापस से ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। ये आपका किसी बॉडी का एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, किसी एलिमेंट का। हमको पता है कि सर ये अलग अलग जो ऑर्बिट होता है, सर इस सभी ऑर्बिट में कौन बैठा हुआ है? इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। कौन बैठे हैं सर? इलेक्ट्रॉन। सभी ऑर्बिट्स में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। बोला सर न्यूक्लियस में कौन रहता है? तो न्यूक्लियस में सर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों रहते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों रहते हैं। कहाँ? न्यूक्लियस में। ठीक। अब ये न्यूक्लियस क्या करता है, नाभिक क्या करता है? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है न्यूक्लियर फोर्स लगा करके। क्या करता है? बल लगाता है, फोर्स लगाता है, और क्या करता है? इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच के बांध के रखता है माय डियर। ये कहानी हो गई। अब आप सभी को पता है कि जैसे जैसे रिश्तों में दूरियां बनेगी, दूरी बनाएगी, वो रिश्ता उतना क्या हो जाएगा? कमजोर होता चला जाएगा, है कि नहीं? अगर किसी के मामा के, फूफा के, चाचा का लड़का हो तो उससे आपकी दूरी कितनी है? तो उससे आपका लगाव भी माय डियर कम है कि नहीं? अब वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पर वहीं अगर आपका भाई हो, आपकी बहन हो, तो ये अगर आप कुछ कर रहे हैं तो शायद आपके ऊपर इनका प्रभाव है, और इनके साथ आपकी बॉन्डिंग क्या है? मजबूत है माय डियर। तो मतलब रिश्तों से साथ ये फिजिक्स में हर जगह क्या है, नेचर्स के अंदर हम लोग भी तो पढ़ते हैं, हम लोग तो भी तो हैं माय डियर। इसीलिए जो है हम लोग कहीं इससे अलग नहीं हो सकते हैं। तो जिस तरह से रिश्ते जितने लोग नज़दीक हैं उनमें उतनी बॉन्डिंग मजबूत है, और जो दूर के रिश्ते हैं उनसे थोड़ा लगाव अलग है। तो यही कॉन्सेप्ट भी यहाँ भी होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स था बाहरी ऑर्बिट में, इसके साथ न्यूक्लियस की क्या थी माय डियर? बहुत दूरी थी, बहुत दूरी है। अब इस दूरी की वजह से जो इनके बीच लगाव है वो कम है, जो आकर्षण है, अट्रैक्शन है, वो कम होता है। और इस अट्रैक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है अट्रैक्शन है, मैं बोल रहा हूँ ये नहीं कि खत्म है अट्रैक्शन, बस बहुत मामूली सा है, थोड़ा सा अटैचमेंट है। अब बोला कि उस थोड़े से अटैचमेंट को अगर आप तोड़ दीजिए तो फ्री हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन। बोला ये आज़ाद हो जाएगा? बोला हाँ सर आज़ाद हो जाएगा। तो बोला इस अटैचमेंट को कैसे तोड़िए? बोला थोड़ा सा फोर्स लगा करके वो अपनी ओर खींच के रखा था, उससे थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाइए, निकल जाएगा। तो एक्चुअली में हम सारी कहानी मैं आपको पोटेंशियल वाले टॉपिक में बता चुका हूँ, जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताया था कि माय डियर फिजिक्स के अंदर एक ही टॉपिक है, वो है एनर्जी, जिससे आप हर टॉपिक को रिलेट कर सकते हैं बशर्ते आप कोशिश करें तो बोला सर ये एक्चुअली में एनर्जी की कहानी है। इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी दीजिए, जैसे थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, मामूली सी एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलते ही ये इससे अलग हो जाएगा और यहाँ से बाहर हो जाएगा, और बाहर हो जाके फ्री हो जाएगा मूव करने के लिए। मूव करने के लिए क्या हो जाएगा? फ्री। इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया है फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया गया है? फ्री इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया है। बोला सर ये सब मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स आप इलेक्ट्रिकल में क्यों पढ़ा रहे हैं? बोला पढ़ना जरूरी है माय डियर, है तो फिजिक्स ही ना, पढ़ना जरूरी है, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। बहुत बच्चों को आता है, पर कुछ जो बच्चे नहीं जानते हैं उनके लिए मैं ये सारी बातें बता रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट समझिए, सीखिए। सबसे बाहरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में यही वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं माय डियर। अब इनकी बात आप समझ गए होंगे। अब जरा आते हैं हम आते हैं अपने टॉपिक्स पे कि सर कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो होता है। अब बात करते हैं। तो सर कंडक्टर जो होता है ना, कंडक्टर, इस कंडक्टर में, चालक में क्या होता है? बोला सर फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत भारी मात्रा में होते हैं। किसी भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बहुत भारी मात्रा में, बहुत लार्ज अमाउंट में, करोड़ों की संख्या में आप कह लीजिए होते हैं इलेक्ट्रॉन।
किसके अंदर? कंडक्टर के। और हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बोला कंडक्टर के। इसका मतलब इस कंडक्टर में करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे सर? बोला हाँ होंगे करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। ये रहे इलेक्ट्रॉन। बोला सर उतना इलेक्ट्रॉन थोड़े ना हम ड्रॉ कर पाएंगे। बोला हाँ नहीं ड्रॉ कर सकते, पर जितना कर सकते हैं उतना तो कर ही देंगे, कोई बात नहीं है। बोला ये सर कंडक्टर है और इस कंडक्टर का ये छोर पॉइंट मान लीजिए ए और बी, ठीक। इस कंडक्टर की कुछ लेंथ होगी एल। बोला इस कंडक्टर में कौन है? बहुत भारी मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो सर बताइए क्या किसी कंडक्टर में या किसी मेटल में, किसी भी मटेरियल में खाली इलेक्ट्रॉन ही होता है क्या? मतलब केवल निगेटिव चार्ज ही होता है क्या? बोला नहीं सर, निगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, दोनों साथ साथ रहते हैं। निगेटिव और पॉजिटिव क्या होते हैं? दोनों माय डियर साथ साथ होते हैं। यानी कि इस कंडक्टर के अंदर कुछ पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव आयंस भी होंगे माय डियर। ये कंडक्टर है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए और ये पॉजिटिव आयंस हो गए। अब जो है सर, अब क्या है, इस कंडक्टर को हमने क्या कर दिया है? रूम टेम्परेचर पे रखा है। किस पे? रूम टेम्परेचर, जिसको हम लोग सामान्य तापमान बोलते हैं माय डियर, 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे हमने क्या कर दिया माय डियर? इस कंडक्टर को रख दिया है अपने रूम के नॉर्मल टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस, जिस पे ना आपको ठंडी लगेगी ना आपको गर्मी लगेगी, उसको हम लोग सामान्य तापमान रूम टेम्परेचर बोलते हैं। वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन कह लीजिए। अब बात करते हैं सर रूम टेम्परेचर पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर माय डियर, उन इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिल जाएगी। जैसे फिर से यहां आते हैं कि जो बाहरी मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन थे उसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोल रहे थे, इसीलिए बोल रहे थे कि इनको थोड़ी भी एनर्जी माय डियर मिलेगी, थोड़ी भी एनर्जी मिलेगी तो ये मुक्त हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे मूवमेंट के लिए, चलने के लिए आज़ाद हो जाएंगे। बोला सर ये जो थोड़ी सी एनर्जी उनको देनी है ना, वो एनर्जी आप 25 डिग्री सेल्सियस पे इन्हें ऑटोमेटिक मिल रहा है माय डियर। क्या हो रहा है? 25 डिग्री सेल्सियस पे ऑटोमेटिक इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल रही है और एनर्जी मिलते ही क्या हो जा रहे हैं सर? फ्री हो जा रहे हैं मूव करने के लिए। पर ध्यान रखिए फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये नहीं होता है कि जहां मर्जी चाहे वहां चला जाए। उसी एक बॉडी में, एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी में जाने के लिए माय डियर फ्री नहीं होता है। किसी एक ही कंडक्टिंग बॉडी के अंदर घूमने के लिए, मूव होने के लिए वो फ्री है, इसलिए उसका नाम फ्री है। अब बोला सर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? इनको एनर्जी मिल जाएगी 25 डिग्री सेल्सियस पे, इतनी एनर्जी कि ये आज़ाद हो जाएंगे मूवमेंट के लिए। बोला सर आज़ाद हो गए तो चलिए मूव करेंगे। बोला ठीक है मूव तो करेंगे सर। अब ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए मूव करना शुरू कर दिया। इस ए से बी की ओर हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन सर मूव करना शुरू किया। कहाँ से कहाँ शुरू किया? ए से बी की ओर क्या हुआ? आपका इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर चुका है माय डियर। अब देखेंगे जरा सर, अगर शुरू किया है मूव तो क्या यहाँ पे इसके लिए आपको हाईवे बना हुआ है क्या? बताइए मुझे। हाईवे बनाएंगे सब एकदम फराटा भरते हुए निकल जाएगा, बी पे पहुंच जाएगा? बोला सर ऐसा तो कहीं कुछ नहीं है। यहाँ पे रास्ते में बहुत सारे पॉजिटिव आयंस भरे पड़े हैं। एक कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन एक छोर से दूसरे छोर पे निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसके रास्ते में बहुत सारी अड़चने हैं, बहुत सारी रुकावटें हैं। और रुकावटें कौन हैं? ये पॉजिटिव चार्जेस जो कि फिक्स हैं इस बॉडी के साथ, इसके स्ट्रक्चर के साथ फिक्स हैं, उनका मूवमेंट नहीं होगा, वो स्टेबल है। बोला ठीक है सर। अब जैसे इलेक्ट्रॉन माय डियर यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करेगा, रास्ते में उसे मिलेंगे पॉजिटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस के साथ वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? टकराएगा। बोला मूव क्यों किया? क्योंकि सर 25 डिग्री सेल्सियस पे उनको रूम टेम्परेचर पे उतनी एनर्जी मिल गई है मूवमेंट के लिए और एनर्जी मिल गई है मूव करने के लिए। तो चलने के लिए जो एनर्जी होती है माय डियर उसको क्या बोलते हैं?
काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बोलते हैं सर। तो यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी मिल गई है। उस एनर्जी के साथ क्या हो रहा है, ये इधर की ओर मूव करना शुरू कर चुका है। लेकिन जब मूव करना शुरू कर रहा है सर, तो रास्ते में उसके सामने रुकावटें हैं। किसके रूप में, पॉजिटिव आयंस के रूप में। अब पॉजिटिव आयंस के साथ क्या करेगा, रास्ते में टक्कर खाएगा, टकराएगा। और जब टक्कर होती है तो आप सभी को पता है ये टक्कर जो होगी वो कैसी टक्कर होगी माय डियर, इन इलास्टिक कोलिजन। कैसा होगा, इन इलास्टिक होगा, अप्रत्यास्थ टक्कर होगा। कैसा होगा, अप्रत्यास्थ। 11th क्लास में आप पढ़े हुए हैं वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में, इन इलास्टिक कोलिजन होगा। कैसा कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। और इन इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का लॉस हो जाता है माय डियर, ऊर्जा का नुकसान हो जाता है। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जब पॉजिटिव से टकराएगा रास्ते में, तो वैसे ही टकराने से इस इन इलास्टिक कोलिजन की वजह से उसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी। यानी ये अपनी एनर्जी क्या करेगा, छोड़ देगा। इसकी एनर्जी जो है कम हो जाएगी। तो सर हम तो जानते हैं एनर्जी कभी ख़त्म ही नहीं होती है सर। बोला हाँ, एनर्जी तो केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। बोला यही तो हो रहा है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब चलना शुरू किया, उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी माय डियर। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला, पॉजिटिव से टकराया और टकराते ही अपनी एनर्जी लूज कर दिया। पर एनर्जी अपनी लूज कर दिया है, पर एनर्जी गया कहाँ माय डियर, वो गया है पॉजिटिव के पास। पॉजिटिव की एनर्जी यानी पॉजिटिव के पास वो एनर्जी चला गया है। अब बोला सर इसकी टकराने से जब एनर्जी कम हो गया है तो क्या उतना ही तेज से थोड़ा ना जा रहा होगा। बोला नहीं जाएगा। जब एनर्जी घट गया माय डियर तो तेज थोड़ा जाएगा। जिस स्पीड के साथ वो जा रहा होगा वो स्पीड कम हो जाएगी, घट जाएगी। तो जब कोलाइड किया, टकराया, एनर्जी लूज किया और एनर्जी लॉस में उसकी क्या हो गई माय डियर, स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी माय डियर, घट जाएगी। बोला जब आगे जाएगा सर तो और पॉजिटिव मिलेंगे, सबसे टकराएगा और सबसे टकराएगा तो बार 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 एनर्जी लॉस होगा और बार बार उसकी स्पीड क्या होगी, चेंज होगी। पर अब इन सब के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होगा, इम्पोर्टेंट बात ये था कि सर ये इलेक्ट्रॉन जो था वो आज़ाद था। आज़ाद था इसका मतलब इसको पता ही नहीं है कि करना क्या है। उसको लाइफ में पता ही नहीं है इस इलेक्ट्रॉन की यार किधर जाना है हमको। बोला जब पता ही नहीं है उसको किधर जाना है तो इससे टकराया पॉजिटिव से यहाँ पे और टकराने के बाद मूव करते हुए इधर चला आया। जब यहाँ आएगा तो फिर टकराएगा, टकरा के इधर मूव कर जाएगा, फिर इधर आके टकराएगा तो इधर मूव कर जाएगा, टकराएगा इधर मूव कर जाएगा, इधर मूव कर जाएगा। मतलब ये क्या चल रहा है सर, सर चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर। ये क्या हो रहा है, ये रैंडम मोशन हो रहा है सर, रैंडम मोशन। कोलिजन के बाद क्या हो रहा है, रैंडम मोशन हो रहा है। यानी जब टक्कर खा रहा है तो टकराने के बाद उसकी दिशा बदल जाती है। क्यों बदल जाती है, क्योंकि वो तो था फ्री, उसको गाइड करने वाला था ही नहीं कोई पीछे से। इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, कोलाइड किया और कोलाइड करने के बाद उसकी दिशा बदल गई। अब दिशा जब लगातार बदलती जाएगी, बदलती जाएगी, इसी कारण की वजह से जो उसकी टोटल वेलोसिटी मानेंगे हम, नेट यानी कि एवरेज वेलोसिटी मानेंगे, वो कितना मान लेंगे, 0 मान लेंगे। जो एवरेज वेलोसिटी मानेंगे वो क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे माय डियर। क्या मान लेंगे, लिख रहा हूं उसकी चर्चा अब बात करता हूं। एवरेज वेलोसिटी इसकी 0 क्यों हो गई है, क्योंकि सर इसकी दिशा ही निर्धारित नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, पॉजिटिव के साथ साथ टकरा रहा है और बार बार टकराने के बाद माय डियर उसकी दिशा क्या हो रही है, लगातार चेंज होती चली जाती है। इसलिए एवरेज वेलोसिटी 0 है। पर यहाँ एक शब्द छोड़ के रखा है, वो शब्द है थर्मल। कौन सा शब्द है, थर्मल। जहाँ भी ये शब्द आएगा, जहाँ भी माय डियर ये शब्द आएगा थर्मल, आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि सर यहाँ पे टेम्परेचर की कहानी बयां की जा रही होगी। किसके बारे में बताया जा रहा होगा, टेम्परेचर के बारे में। तो सर ये तो टेम्परेचर पे ही तो कहानी चल रही है, रूम टेम्परेचर पे ये सब कहानी हो रही थी। इसीलिए जो ये वेलोसिटी होगी उसको क्या बोलेंगे,
थर्मल वेलोसिटी। तो यहाँ पे एक शब्द होगा, वो कौन शब्द होगा? थर्मल, एवरेज थर्मल। अच्छा, इसको ठीक कर लीजिए। एवरेज थर्मल वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी, औसत ऊष्मीय वेग। औसत ऊष्मीय वेग का मान क्या होता है? शून्य हो जाता है। ऊष्मीय वेग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सर ऊष्मा के चलते ही ना वेग हुआ था। ऊष्मा के चलते, हीट की वजह से 25 डिग्री सेल्सियस पर इतनी हीट मिल गई उसको कि क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया था मूवमेंट के लिए। इसीलिए उसकी वेलोसिटी को थर्मल वेलोसिटी माय डियर बोलते हैं। और हर जगह इसका डायरेक्शन कोलिजन के बाद चेंज हो रहा है, इसलिए जब एवरेज नेट ले रहे हैं तो नेट थर्मल वेलोसिटी कितनी हो जा रही? 0। एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी हो जा रही है माय डियर? 0 होती है। और जब 0 मान लेंगे थर्मल वेलोसिटी, तो करंट कहाँ से होगा? इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। हमने करंट का डेफिनेशन आपको पढ़ा दिया है माय डियर। करंट क्या है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। अब बोला कि अगर वेलोसिटी ही 0 है तो करंट कहाँ से आएगा? नहीं आने वाला। पर सर यहाँ इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा था। बोला मूव तो कर रहा है, पर कोलिजन के बाद कहीं से कहीं चला जा रहा है, दिशा ही नहीं है उसके पास। यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, इसीलिए कोई करंट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा हो जाता तो आप सभी को पता है कि अगर हमारे पास ये एल्युमिनियम है, कॉपर है, अगर आपके पास सोना चांदी है, सब में ऑटोमेटिक करंट फ्लो हो रहा होता माय डियर। ऑटोमेटिक अगर यहाँ चांदी रखा हुआ, बोला सर चांदी में करंट अपने आप बह रहा है, छुएंगे झटका लग जाएगा। बोला अगर ऐसा रूम टेम्परेचर पे ये कहानी हो रही होती, करंट सीधा दिशा में जा रहा होता तो करंट प्रोड्यूस हो जाता। पर ऐसा होता है क्या माय डियर? नहीं ना होता है। इसीलिए ये बात समझ जाइए कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्यों नहीं होता है, क्यों करंट प्रोड्यूस नहीं होता है? क्योंकि थर्मल वेलोसिटी क्या होती है उनकी? 0 हो जाती है। इसीलिए रूम टेम्परेचर पे किसी कंडक्टर में ऑटोमेटिक करंट फ्लो नहीं होता है माय डियर। ये एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट था इसका। अभी हमने इस कॉन्सेप्ट के आधी बात भी नहीं सीखी है। आज ज़बरदस्त तरीके का माय डियर मैं बताने वाला हूँ। ज़बरदस्त तरीके से ये क्लास होने वाला है आपका। चलिए, माइक का वायर बार बार फंस जाता है माय डियर। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो सर आप जिससे थोड़ी सी आगे और चर्चा कर लेते हैं। अब क्या चर्चा कर लेते हैं सर कि अब जो है ये जो थर्मल जो रूम टेम्परेचर पे काम कर रहे थे ना, वो ठीक है, रूम टेम्परेचर पे रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो है सर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए एक्सटर्नल सोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे माय डियर। किसका इस्तेमाल करेंगे? एक्सटर्नल सोर्स का। मतलब कि इसी कंडक्टर में जो हमारा कंडक्टर था माय डियर, जो हमारा कंडक्टर था, ये ए और बी हमारा कंडक्टर था। इसकी लेंथ कितनी थी? बोला सर एल थी। अब हम क्या करते हैं, इस कंडक्टर के दोनों सिरों के बीच में, दोनों छोर के बीच में एक एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स कौन होगा? बोला सर सेल ही ना एनर्जी सप्लाई करेगा। सर्किट के अंदर सप्लाई कौन करेगा? ये करेगा सेल। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो नेगेटिव के साथ अगर आपने ए को जोड़ा है तो इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव एंड बोलेंगे। पॉजिटिव से आपने बी को जोड़ा है तो इसको क्या बोलेंगे? सर पॉजिटिव एंड बोलेंगे। आ रही है बात समझ में? बोला सर अभी तक ये कहानी सिर्फ रूम टेम्परेचर की थी। अब हम रूम टेम्परेचर तो है ही, वो तो 25 डिग्री सेल्सियस अभी भी टेम्परेचर हमने रखा हुआ है। लेकिन अब एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं सर? हम एक्स्ट्रा यही कर रहे हैं कि एक सेल को दोनों सिरों के बीच, कंडक्टर के दोनों सिरों से, दोनों एंड से एक सेल को कनेक्ट कर दिया है। बोला जैसे हम ये कनेक्ट करेंगे सर, वैसे क्या होगा? वैसे आपको पता है कि दोनों सिरों के बीच
ये आपके दो कंडक्टर हैं, इन दोनों सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। भाई आप देखिए बी से ये पॉजिटिव जुड़ा है और ए से निगेटिव, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं यहाँ पे, ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसका कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ के आते हैं। ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, मतलब इनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस, तो यही ना इसके साथ जुड़ा हुआ है प्लस और इसके साथ माइनस वाला टर्मिनल आपका जुड़ रखा है। इसका मतलब इन दोनों सिरों के बीच में, दोनों एंड्स के बीच में क्या क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और जैसे विभवांतर उत्पन्न होगा माय डियर, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। कौन प्रोड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा होती है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होती है। अब इस बात को ध्यान से समझिए, यहीं से और असली कहानी शुरू हो रही है माय डियर। जब हम क्या करते हैं, इस कंडक्टर के दोनों एंड्स को एक सेल से जोड़ देते हैं, तो सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, इसीलिए इस कंडक्टर के दोनों सिरों के बीच में दोनों एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, और इस विभवांतर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा माय डियर, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा होती है, डायरेक्शन होती है, वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होगी। यानी हायर कौन है, बी वाला साइड, और लोअर कौन है, ए वाला साइड। यानी बी से ए की ओर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाने वाला है, प्रोड्यूस हो जाने वाला है माय डियर। इसका मतलब सर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इसका मतलब सर ये कुछ ना कुछ तो करने वाला है। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक बात जानते हैं सर, बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, निगेटिव चार्ज पे माय डियर, इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव चार्ज पे क्या करता है, अपने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। क्या करता है, अपने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है माय डियर। इसका मतलब तो ये हुआ सर कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये पॉजिटिव चार्ज इसमें बहुत सारे हैं, ये इलेक्ट्रॉन भी चारों ओर हैं। बोला अब क्या होने वाला है, ऐसा सर बोला कि अब क्या होने वाला है, तो होने वाला क्या है, अब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर मूव करेगा। ए टर्मिनल जो है, ए जो छोर है, इससे बी छोर की ओर मूव करेगा, जो काम वो पहले भी कर रहा था। लेकिन क्या दिक्कत थी कि जब कोलिजन हो रहा था, टक्कर खा रहा था, उसके बाद जहां मर्जी वहां चला जा रहा था। क्यों जा रहा था, क्योंकि उसको गाइड करने वाला माय डियर कोई नहीं था। लेकिन अब देखिए यहाँ पे कहानी थोड़ी सी बदल चुकी है। अब क्या हो गया है कि अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना शुरू करेगा माय डियर, तो बोला मूव करेगा सर, और इस पॉजिटिव से टकराएगा, पर टकराने के बाद जो दिशा चेंज हो जा रही थी सर, वो दिशा चेंज नहीं होने वाला। बोला क्यों नहीं चेंज होगा सर, क्योंकि आपकी बार इलेक्ट्रिक फील्ड एक आ गया है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में, अपने अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर है, तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, उल्टा डायरेक्शन में, यानी ए से बी की ओर एक फोर्स लगा रहा है कंटिन्यूअसली। क्योंकि हमने सेल लगातार लगा के रखे हैं, तो लगातार ये कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब ये कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कंटिन्यूअसली एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स धक्का लगा रहा है। मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन को लगातार इधर धक्का दे रहा है, ए से बी की ओर पुश करने की कोशिश लगातार कर रहा है। यानी आप ऐसे समझ लीजिए कि मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया है और आगे इसको लेके जा रहा है। पॉजिटिव से टकराएगा, बोला हाँ टकराएगा, तो एनर्जी लॉस होगा, बोला हाँ सर एनर्जी भी लॉस होने वाले है। लेकिन तो एनर्जी लॉस होगा तो स्पीड कम हो जाएगी, बोला हाँ सर स्पीड भी कम हो जाएगी। पर चेंज क्या होगा सर, चेंज एक ही चीज होगा, क्या, जो इसकी दिशा थी ना, जो कहीं चला जा रहा था, अब वो सर कहीं नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको पकड़ के इस दिशा में फोर्स लगाया जा रहा है लगातार। इसीलिए कोलिजन के बाद भी सर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव करने लगेगा। यानी कि आप क्या देख रहे हैं सर, कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन
यूनि डायरेक्शन में, एक सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहा है माय डियर। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो टकराने के बाद कहीं जा रहा था, किसी और दिशा में जा रहा था, अब नहीं जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार इसको धक्का दे रहा है ए से बी की ओर, और इलेक्ट्रॉन ए से बी तक पहुंच जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन एक सिंगल डायरेक्शन में चलेगा, तो इलेक्ट्रॉन के चलने के तो माय डियर करंट बोलते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ सर कि इलेक्ट्रॉन अगर सीधे एक डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ चल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है सर, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है माय डियर, करंट फ्लो हो रहा है। कब करंट फ्लो होगा, जब कंडक्टर के दोनों एंड्स को हम सेल से जोड़ेंगे तभी करंट फ्लो होगा, तभी ये सेल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर धक्का लगेगा इसी डायरेक्शन में ए से बी की ओर, और सभी इलेक्ट्रॉन एक दिशा में मूव करेंगे ए से बी की ओर, और करंट क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा माय डियर। अब सर क्या है कि अब जो है ए से बी की ओर जब करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो सर कोलिजन भी हो रहा होगा, बोला एनर्जी लॉस हो रहा होगा, बोला एनर्जी भी लॉस हो रहा होगा, एनर्जी लॉस के बाद स्पीड भी कम हो रहेगी, हाँ सर स्पीड भी कम हो रही है। तो बताइए सर स्पीड लगातार तो कम ही होता चला जाएगा ना, बोला एकदम सही है, स्पीड क्या है, लगातार कम होता चला जाएगा, और जब टक्कर खाएगा एनर्जी लॉस होगा, स्पीड कम होगा, फिर टक्कर खाएगा एनर्जी लॉस होगा, स्पीड कम होगा, लेकिन स्पीड कम होते होते एक मिनिमम स्पीड आएगी जो हम लोग बोलते हैं कि लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ये एक स्पीड माना जाता है कि लगभग इतनी स्पीड जब उसकी हो जाएगी तो इस स्पीड पर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कोलिजन के बाद ए से बी की ओर मूव करेगा एक सिंगल डायरेक्शन में। मतलब ये हुआ कि सर जब कोलाइड कर रहा होगा तो उसकी स्पीड घटेगी, और घटते घटते जब इतना स्पीड आ जाएगा ना, तो कोलिजन के बाद एक्चुअली में कोलिजन के बाद उसकी दिशा चेंज ही नहीं होगी। क्यों नहीं चेंज होगी, इसका और भीतर लेकर के चलते हैं कि मान लीजिए कि अगर आप दो चीजें बहुत तेजी से आपस में टक्कर कर रही हैं, जब तेजी से टक्कर करेंगी तो उनके बीच में जो है बहुत ज्यादा क्या होगा, दूरी उत्पन्न हो जा सकती है, यानी कि वहां पे नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। कब, जब दो चीजें आपस में तेजी से टक्कर करेंगी। पर वही चीज पे दो चीजें क्या हैं कि आराम से एक दूसरे को टच करते हुए माय डियर निकल, दोनों के स्पीड के ऊपर कोई ज्यादा फर्क वाला है माय डियर। तो हम तो जानते हैं सर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे फिक्स बैठा हुआ है, वो मूव नहीं कर रहा है, मूवमेंट सर इलेक्ट्रॉन का ही सिर्फ है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन इससे तेजी से टकराएगा तो नुकसान ज़्यादा होगा, लेकिन स्पीड जैसे जैसे उसकी कम हो जाएगी, स्पीड घट जाएगी, तब टकराएगा तो उतना ही कम प्रभाव पड़ेगा। यानी कि शुरू में स्पीड बहुत ज़्यादा कम होगा, फिर स्पीड बहुत धीरे धीरे एकदम हो जाएगा। यानी कि फटाक से जैसे स्पीड कम हो जाएगी और स्पीड कम होते होते इतनी स्पीड हो जाएगी, तब कोलिजन के बाद भी उसकी स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से समझ लीजिए एक बात, ये टकराया तो एनर्जी लॉस किया, स्पीड कम हो गई, स्पीड कम होते होते अगर इतना स्पीड हो गया तो ये इतना कम स्पीड है सर कि अगर इस पॉजिटिव से टकराएगा भी ना तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि इतना आराम से निकल रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है माय डियर। और जब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये एक स्पीड जो है क्या है, एक कांस्टेंट स्पीड हो जाएगी, उस इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, एक कांस्टेंट स्पीड हो जाएगी। और इसी स्पीड के साथ क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है, और इसी स्पीड को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड बोल लीजिए। चाहे चूंकि इलेक्ट्रॉन की दिशा निर्धारित हो गई है तो मैग्नीट्यूड के साथ दिशा निर्धारित करते हैं, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बोल देते हैं। ड्रिफ्ट के स्पीड के साथ भी, स्पीड के जगह पे हम क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी भी बोल देते हैं माय डियर। ये बात समझ में आया आपसे कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, जिस वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन एक छोर से दूसरे छोर तक किसी कंडक्टर में मूव करता है, उसी स्पीड को, उसी वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी माय डियर कहते हैं। मुझे लगता है बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, एक छोर से दूसरे छोर तक जिस स्पीड का, जिस वेलोसिटी के साथ आपका इलेक्ट्रॉन मूव करेगा,
उसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। यानी कि मैं आपसे पूछूंगा कि किसी कंडक्टर में सर इलेक्ट्रॉन किस स्पीड के साथ जाता है, बोला सर ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ जाता है। अब ये ड्रिफ्ट स्पीड वाला टॉपिक हम लोग फिर वापस से पढ़ेंगे, इसके लिए डेफिनेशन लिखेंगे, इसका फार्मूला वगैरह सब पढ़ेंगे। अब देखिए और कौन सी कहानी है, ड्रिफ्ट स्पीड की कहानी हो गई। अब जरा समझते हैं एक चीज को, रेजिस्टेंस का क्या मतलब है माय डियर, रुकावट। रुकावट रेजिस्टेंस क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझिए भाई। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। बोला सर किसके रास्ते में रुकावट, मेरे रास्ते में रुकावट नहीं है सर, किसके रास्ते में रुकावट है, बोला सर करंट के रास्ते में रुकावट होगी। और बोला सर करंट क्या है, इलेक्ट्रॉन का तो फ्लो है माय डियर, यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को करंट बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के रास्ते में जो रुकावट पैदा होगी उसी को तो रेजिस्टेंस बोलेंगे सर। तो बोला सर इस कंडक्टर में कहाँ हो रहा है ऐसा, कहाँ रुकावट पैदा हो रही है, बोला सर रुकावट तो पैदा हो रही है कहाँ पर, जब ये टक्कर खा रहा है वहाँ पर, जब ये कोलाइड कर रहा है पॉजिटिव के साथ वहाँ पर। यानी कि जितना ज़्यादा टक्कर होगा इसका मतलब उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होने वाला है। रेजिस्टेंस जो हम लोग बोलते हैं करंट के अंदर, इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो रेजिस्टेंस हम पढ़ेंगे उस रेजिस्टेंस का एक्चुअल मतलब क्या है। किसी कंडक्टर में किसी तार में रेजिस्टेंस है, उस तार में रेजिस्टेंस का क्या मतलब है माय डियर, मतलब यही है कि जब इलेक्ट्रॉन उस तार में बहेगा, फ्लो होगा, तो उसके जो पॉजिटिव आयंस है उसके साथ टकराएगा, और टकराएगा तो उसके ऊपर इफेक्ट डालेगा, उसकी स्पीड के ऊपर इफेक्ट डालेगा, उसकी एनर्जी के ऊपर इफेक्ट डालेगा माय डियर। क्योंकि आप देख रहे हैं टक्कर हो रहा है तो उसकी एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है। इसका मतलब सर अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस होगी, और एनर्जी जितना ज़्यादा लॉस होगी माय डियर उतना ही क्या होगा, क्या होगा, उतना ही हीट जनरेट होगा। तो नेक्स्ट एक और टॉपिक है फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट माय डियर। एक टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, धारा का उष्मीय प्रभाव। यानी तार में जब धारा बहेगी, करंट बहेगी माय डियर, तो तार गर्म हो जाता है। बॉल क्या होता है माय डियर, गर्म हो जाता है। बॉल क्या होता है, गर्म हो जाता है। और आपका इलेक्ट्रिक हीटर गर्म हो जाता है। जो प्रेस जिससे कपड़ा करते हैं, प्रेस करते हैं, वो भी क्या होता है, गर्म रहता है। ये सब कैसे होता है, इसी कॉन्सेप्ट पे तो होता है सर कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा दीजिए। रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो रास्ते में रुकावट आएगी, और रुकावट जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, एनर्जी लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी लॉस करेगी तो हम सभी को पता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करेगी माय डियर, वो ही एनर्जी क्या होगा, हीट में कन्वर्ट हो जाता है, उष्मा में कन्वर्ट हो जाता है। और हीट का मतलब किससे आएगा, हीट जहां भी आएगा, थर्मल जहां भी शब्द आएगा वहां टेम्परेचर आएगा माय डियर। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसका मतलब जब हीट जनरेट होगा तो वो तार क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर 25 डिग्री है तो आपके उस तार का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा जब उसमें करंट फ्लो होगा तब। बोला ऐसा करने के लिए हमें बचना है, इसलिए तो इंसुलेशन लगाया जाता है, तार के ऊपर मोटा वाला प्लास्टिक लगाया जाता है, ताकि जो हीट को हम कम से कम क्या करें, जनरेट करें, या आपका तार कम से कम गर्म हो माय डियर। तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का भी कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करके किसको दे दिया है, पॉजिटिव को दे दिया है। तो पॉजिटिव एनर्जी ले लिया तो बैठा थोड़े ना रहेगा, लेकिन हम जानते हैं कि पॉजिटिव मूव नहीं कर सकता, बोला मूव नहीं करेगा, लेकिन एनर्जी लेके कूदेगा अपने जगह पे माय डियर, यानी कि वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। और वाइब्रेशन में क्या करेगा, जो एनर्जी उसने इलेक्ट्रॉन से लिया है वो लूज कर देगा हीट के फॉर्म में, और आपका कंडक्टर, आपका वायर गर्म हो जाता है, जिसको हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं माय डियर। इसके अलावा आपने रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ लिया, ड्रिफ्ट स्पीड का कॉन्सेप्ट समझ लिया। रेजिस्टेंस क्या था, इस इलेक्ट्रॉन जो था पॉजिटिव के साथ टकरा रहा था, वो टक्कर, वो रुकावट ही रेजिस्टेंस था। अब टक्कर जितनी ज़्यादा होगी उतनी एनर्जी लॉस होगी, और उतनी एनर्जी लॉस होगी उतना ज़्यादा हीट जनरेट होगा माय डियर, उतना ज़्यादा गर्म होगा। ये सब बातें आप समझ चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कितनी सारा कॉन्सेप्ट इस एक टॉपिक से रिलेटेड है, कंडक्टर के साथ क्या हो रहा है। अब एक और टॉपिक आएगा, रिलैक्सेशन टाइम, एक शब्द आएगा आपके इस चैप्टर में। रिलैक्सेशन टाइम का क्या मतलब है माय डियर, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्स करते हुआ। बोला सर इलेक्ट्रॉन जब चल रहा है तो रिलैक्स कब कर रहा है, रिलैक्स उसको बोल रहे हैं
कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला माय डियर, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से चला, इस पॉजिटिव से टकराया, फिर आगे एक और पॉजिटिव है इससे टकराया। तो जब इससे टकराएगा और फिर इसके बाद थोड़ी देर में इससे टकराएगा, तो ये जो टाइम होगा ना, जिस टाइम पीरियड में वो टकरा नहीं रहा होगा, उसी को बोलेंगे सर रिलैक्सेशन टाइम। वो मूव तो कर रहा है, रिलैक्स का मतलब हम लोग समझते हैं आराम से, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन के लिए आराम की बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा है, बस उसके लिए आराम इतना ही हो कि सर वो टक्कर ना खाए, बस ये वो चाहता है इलेक्ट्रॉन। तो बस सर इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव से टकराएगा, फिर इस पॉजिटिव से टकराएगा आगे जा करके, तो ये जो बीच में जो समय लगेगा ना मूव करने में, उसी को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। यानी दो लगातार कोलिजन, यहां टकराया फिर यहां टकराया, तो दो लगातार टक्कर के बीच में, दो लगातार कोलिजन के बीच में जो भी समय लग रहा है, टाइम लग रहा है माय डियर, उसी को क्या बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं माय डियर। तो आशा करता हूँ माय डियर आज का लेक्चर शानदार ज़बरदस्त तरीके से समझ में आ चुका है आप सभी को माय डियर, क्योंकि मैंने बोल रखा है कि फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि आज का लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट होगा कि एक ही टॉपिक के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट छिपे हैं। और मैं आपको बताऊंगा आगे जब करंट इलेक्ट्रिसिटी आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि कई सारे टॉपिक इसी से रिलेटेड है माय डियर। बार बार ये टॉपिक आएगा, बार बार आएगा माय डियर। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिनको अगर थोड़ी सी भी कहीं प्रॉब्लम रह गई होगी, आप वीडियो को दोबारा देखिए, आपका डाउट क्लियर हो जाने वाला है माय डियर। आपको अभी आपको पेन रख करके बस वीडियो सारा समझना था, कॉन्सेप्ट समझना था। ये सारी बातें, इससे रिलेटेड जितना भी टॉपिक्स आएगा वो सारा टॉपिक हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे माय डियर। तो आपको करना यही है, वीडियो शेयर आपको नहीं भूलना है माय डियर। वीडियो आपको हर हाल में शेयर करना है, कभी भी नहीं भूलना है। मैं हर दम बोलता हूं कि वीडियो माय डियर देखने के बाद जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सर्कल में जहां भी फेसबुक व्हाट्सएप हो सकता है, हर जगह वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।